सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड TRS 44वां कोड है। सवाल नंबर 1 से आएंगे। एक नंबर सवाल यहाँ पर कहा था A/B बराबर 6/7 या A का वैल्यू 6 और B का वैल्यू 7 से पुट करना है। ध्यान रख लीजिए A + 2B बराबर A - 3B। इसको लिख सकते हैं A का मान 6 B का मान 7, 7 दूना 14 हो गया। A का मान 6 B का मान 7, 7 या 21 हो जाएगा। 14 6 20 या 15 हो जाएगा, माइनस हो गया। 5 चौक 20, 5 या 15, -4/3 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। उससे ज़रा सेम सवाल 2 नंबर में छप गया है, 2 नंबर बना सकते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 नंबर सवाल का था x + 1/x और 5 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या है। कुछ नहीं करना, इसका क्यूब कर लीजिए चुपचाप। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कर लिए। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस डाल दिए। -3AB तो 3AB का मान कितना है 5, 5 से यहाँ गुना कर लीजिए। जो दिया है AB का मान उसको डाल लेना। ये 125 हो जाएगा। 125 में 15 गया बराबर = 110। बस आंसर होगा 110। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल कहता है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक की संख्या 66 हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। पार्टी में कितना व्यक्ति है ये बताना। इसके लिए एक सूत्र काम करता है। यहाँ पर सूत्र है n × n-1/2। n × n-1/2 यह हैंडशेक की संख्या है। हैंडशेक की संख्या हैंडशेक की संख्या 66 है। n का मान हमको पता नहीं है। n × n-1 यानी n पार्टी में उपस्थित व्यक्ति 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर n × n-1 बराबर 132 हो गया। अब यह n का मान ऑप्शन से भी डाल सकते हैं। ऑप्शन पहला है यहाँ पर है 11 रखिएगा। 11 - 10 110 होगा। 12 है दूसरा, 12 डालेंगे। 12 में से 1 जाएगा 11। देखिए 12 × 11 135 होता है, इसलिए n का मान हो जाएगा 12। पार्टी में 12 लोग उपस्थित थे, यही आंसर हो गया। चलिए आगे सवाल बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, 5 को बनाते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे थे। कुछ व्यक्ति है और समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे, इसका मतलब जितना व्यक्ति है उतना घोड़ा है, वो कहीं जा रहा था। हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति है। सवाल नंबर 5 x व्यक्ति है, यह व्यक्ति की संख्या है और घोड़ा की संख्या यहाँ पर है x है, यानी समान संख्या में दोनों कहीं जा रहे थे। और कहता है आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठ गए। तो आधा व्यक्ति घोड़ा के पीठ पर बैठ गया तो बचा कितना, आधा व्यक्ति। और घोड़ा तो ज़मीन पर ही रहेगा, तो घोड़ा तो ज़मीन पर चलेगा। अब कहता है कुल पैरों की संख्या 70 हो। तो कुल पैर की संख्या 70 हो, ये व्यक्ति की संख्या है। आधा बैठ गया घोड़ा पर तो ज़मीन पर पैर पड़ेगा आधा व्यक्ति का, तो आधा व्यक्ति बच गया। तो एक व्यक्ति को 2 पैर 2 से गुना कर लिए। घोड़ा का पैर तो ज़मीन पर ही होगा, इसीलिए 4 पैर होता है, 4 डालिए। कुल पैरों की संख्या यहाँ पर दिया जा रहा है। कुल पैरों की संख्या यहाँ पर है 70 यहाँ डाली है। तो हमको पूछता है कितने घोड़े जा रहे थे। ये 2 कैंसिल हो गए। ये x प्लस ये 4x बच गया बराबर 70। तो ये 5x बराबर 70 हो गया। तो x बराबर 14। तो आंसर पूछा जा रहा है घोड़ा पूछे या व्यक्ति पूछे, सारे का आंसर 14 होगा, क्योंकि घोड़ा और व्यक्ति दोनों समान संख्या में था, इसलिए आंसर होगा 14। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 पर आइए, 6 को समझिए। सवाल नंबर 6 यहाँ पर कहता है, 6 को देखना है। 6 नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि A और B प्रत्येक के पास कुछ रुपये है। A और B प्रत्येक के पास कुछ रुपये, हमको पता नहीं, A और B ही मान लेते हैं। अब A B को 50 रुपया देता है। A जो है B को 50 टका देता है। देता मतलब इसके पास बढ़ जाएगा, इसके पास घट जाएगा। 50 रुपया देता है तो B के पास A के पास बचे रुपये से दुगने हो जाते हैं। तो B के पास A के पास बचे रुपये से दुगना, ये दुगना हो जाता है, 2 गुना इसमें कर लेते हैं। बीच में इक्वल टू कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2A - 100 बराबर B + 50। यहाँ पर लिख सकते हैं 2A - B बराबर 150। ये समीकरण फिर फर्स्ट हो गया। उसका फिर आगे कहता है यदि B A को 20 रुपया देता है, यदि B जो है A को 20 रुपया देता है, इसको 20 रुपया दे दिए तो 20 रुपये इसके पास घट जाएगा। B A को 20 रुपया देता है तो B के पास बचे रुपये से 3 गुने हो जाते हैं। ये 3 गुना हो गया तो 3 से गुना इसमें गुना करते हैं, बीच में बराबर कर दिए तो बराबर हो गया, 3 गुना हो गया। अब बीच में बराबर करने के बाद कहते हैं A के पास कितने रुपये हैं, बस इसको हल करना है। A + 20 बराबर 3B - 60। इसको इस तरफ लेंगे A, अब यहाँ पर बराबर है ना, यह -3B हो जाएगा बराबर, इसको इधर ला जाइएगा -40 समीकरण को। तो A के पास पूछता है कितने रुपये,
ए के पास कितने रुपये थे, ए के पास बनाने के लिए बी को हमको कटाना पड़ेगा। बस इस दोनों को हल कर लीजिए, ए का मान आप निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। ए का मान आपको हल करना है, हल करेंगे आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं, हल कर लेंगे उसको आंसर मिल जाएगा। सवाल 7 पर आएंगे। 7 नंबर कहता है कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चे में बांटना है। कुछ मिठाई हमको पता नहीं है, 175 बच्चे में बराबर बांटनी है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चा को x मिठाई मिला, प्रत्येक बच्चा को x मिठाई मिला और 175 बच्चा में बांटना है। ये संख्या 175 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो टोटल मिठाई की संख्या यही होगा। टोटल मिठाई की संख्या आपके पास हो गया यहाँ पर x गुना 175। अब सवाल यहाँ पर आगे कहता है, आगे सवाल यहाँ पर कहता है कि परंतु 35 बच्चा उपस्थित नहीं हुआ। 35 बच्चा नहीं है, 175 में 35 बच्चा नहीं आया, तो 35 बच्चा इसमें घटाना पड़ेगा, तो 140 बच्चा आया। तो तब कहता है प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक देनी पड़े। पहले x मिठाइयाँ देना था, लेकिन अब सभी को x + 4 देना पड़ा, तो इसके बाद ये बराबर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा को 4 मिठाई देना पड़ा। बस इसको हल करना और कुछ नहीं करना। ये 175x हो गया बराबर 140x प्लस ये 140 गुना 4 हो जाएगा। अब इधर लाएंगे तो 35x बराबर 140 गुना 4। बस इसको हल करते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, ये 20 हो गया। इसको 4 बार में काट सकते हैं, तो x बराबर 16। प्रत्येक यहाँ पर बच्चा अगर पूछेगा प्रत्येक बच्चा को कितना मिठाई यहाँ पर देना था, तो 16। प्रत्येक बच्चा को कितना दिया गया, x + 4 मतलब ये मिठाई दिया गया, 20 मिठाई दिया गया। तो लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि कुल मिठाई की संख्या, तो कुल मिठाई की संख्या या तो इसमें x का मान रखिए या इसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें रखना रख सकते हैं, लेकिन ये आसान पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं 140 x + 4, यानी x + 4 यहाँ पर लिखेंगे। x का मान 16 × 4 = 20, 140 गुना 20 करेंगे, यह आपका 2800 हो जाएगा। 2800 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर आपका है 8 पर आइए, 8 को समझिए। सवाल नंबर 8 यहाँ पर कहता है, 8 यहाँ कहता है कि एक कक्षा में छात्रों के पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। ये एक कक्षा में कोई छात्रों में पंक्तियों को में खड़ा किया जाता है। पंक्ति की संख्या x मान ली और छात्र की संख्या y, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दोनों को गुना करेंगे। मतलब कि पंक्ति ऐसे है और इसमें छात्र खड़ा है, तो पंक्ति जितना होगा और छात्र जितना हो, दोनों को गुना कीजिएगा तब ना टोटल आएगा। तो टोटल के लिए आपको गुना करना पड़ता है। टोटल स्टूडेंट XY हो गया। अब उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक होता, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक होता। छात्र पहले मेरे पास कितना था, यहाँ पर आपका Y था, एक छात्र अधिक होता, एक छात्र अधिक कर लिए तो टोटल इतना हो गया। तब कहता है एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती। तो कुल पंक्ति की संख्या 2 कम हो जाती, मतलब यहाँ पर ऐसे हो गया एक छात्र ज़्यादा होता, तो कुल पंक्ति की संख्या 2 कम हो जाती। पंक्ति की संख्या यहाँ पर x था, तो पंक्ति की संख्या 2 कम हो गया। 2 कम हो गया तो यहाँ पर 2 माइनस कर लेते हैं। 2 माइनस कम कर लिया, माइनस करने के बाद 2 माइनस कर लिया तो ये पंक्ति की संख्या हो गया, तो स्टूडेंट की संख्या इसमें गुना करना पड़ेगा। अब गुना करेंगे तो बस हो गया और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर सोचिए कि दोनों का गुणनफल, फिर से एक बार समझ लिए बढ़िया से। मान लेते हैं कि पंक्ति की संख्या x, छात्र संख्या y, तो दोनों का गुणनफल टोटल छात्र हो गए। अब कहता है कि यहाँ पर एक छात्र ज़्यादा होता है, एक छात्र ज़्यादा कर लिए तो पंक्ति की संख्या 2 कम हो जाती। पहले x था तो 2 कम हो गया, तो x - 2 हो गया। तो x - 2 हो गया तो इसको गुना करेंगे तो टोटल छात्र के बराबर होगा, टोटल छात्र XY हो गया। फिर आगे इसको हल कर सकते हैं, दोनों को गुना कर लीजिए, XY हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे 2y, अब यहाँ पर प्लस x - 2 बराबर XY, ये हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है x - 2y बराबर 2, समीकरण 1 हो गया। इधर से 2 भेज दिए। उसका फिर आगे यहाँ पे कहानी आगे बढ़ता है। आगे की बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, पंक्ति में एक छात्र कम होता, एक छात्र कम हम कर लेते हैं y - 1, एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। 3 अधिक होता मतलब x था तो x + 3 हो गया। अब दोनों का गुणनफल ये XY के बराबर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, ये XY, अब यहाँ पर आप हल करेंगे +3y - x - 3 बराबर XY।
ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 3y माइनस एक्स बराबर 3। ये समीकरण 2 आ गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, हमको कुल छात्र की संख्या XY है, XY का मान निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों समीकरण को हल कीजिए, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसी दोनों को हल करेंगे, टोटल छात्र XY का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर। आप सभी इसको हल करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें झमेला है, हल करना पड़ेगा, लंबा सवाल है, या ऑप्शन का सहारा थोड़ा लेके बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को समझिए। सवाल नंबर 9 कहता है 225 मीटर लंबे रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। तो यदि इस दूरी के आरंभ और अंत में भी पेड़ लगा हुआ है तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 225 यहाँ पर है, तो टोटल जितना पेड़ है उससे एक कम से भाग दिए। 26 पेड़ लगाए गए हैं तो एक कम से भाग लगता है, यह 25 हो जाएगा। 25 से गुना कर डिवाइड करेंगे तो 9, प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 9 मीटर हो जाए। क्योंकि 2 पेड़ मिलाकर एक दूरी बनता है तो 3 पेड़ मिलाकर 2 दूरी बनेगा, इसीलिए दूरी की संख्या 26 है तो एक कम हो जाएगा, आपका दूरी की संख्या 25 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र को खड़ा किया गया। अच्छा, उसके ऊपर भी एक सवाल है 10 नंबर को बना लेते हैं। 10 नंबर सवाल कहा था यहाँ पर, कोई बाग है, कोई बाग में पेड़ों की पंक्ति तथा कतार 12 लगे, पंक्ति और कतार 12 लगे, यानी 12 इधर, तो ये पंक्ति यहाँ पर 10 तो ये 12 लगा है। अब उसका कहा था 2 पेड़ों के बीच की दूरी का फासला 2 मीटर, यानी 2 पेड़ के बीच की दूरी का फासला 2 मीटर, 2 मीटर सब है। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ 12 पेड़ लगा हुआ, अभी तुरंत बताए कि 3 पेड़ मिलाकर 2 दूरी होता है, तो यहाँ पर 12 पेड़ लगा है तो 11 दूरी होगा, 11 दूरी होगा तो 2 पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो 11 दूना 22, यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो जाएगा 22 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 22 मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ लंबाई कितना होगा, 1 कम हो जाएगा तो 9 दूना 18 मीटर हो जाएगा। तो अब उसके बाद कहता है कि इसके चारों ओर बाहर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया, चारों तरफ 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया। तो चारों तरफ छोड़ा गया तो 1 मीटर इधर होगा, 1 मीटर इधर होगा। तो हमको पूछता है कि पूरा बगीचा यानी मैदान का लंबाई क्या होगा, तो ये 22 मीटर यहाँ से यहाँ होगा, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो 22 तो कितना हो जाएगा 24 मीटर, आंसर हो गया, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आंसर होगा 24 मीटर। अगले सवाल की ओर आइएगा। एक खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र को खड़ा किया गया, 30 छात्र को खड़ा किया गया और 16 कतार बनते हैं, 16 हो गया। यदि प्रत्येक में 24 को खड़ा किया जाए तो कितना बचेगा, बस हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। 24 से डिवाइड करना है, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर अगला है 12 तो बन गया होगा, ऐसे ये आपका एज का है, ये तो बनना चाहिए, ये पढ़ा चुके हैं हम। सवाल नंबर यहाँ पर 12 पर आएंगे, 12 को देखिएगा। सवाल नंबर 12 यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के 2/5 है, व्यक्ति मैन, और उसकी माता की आयु का 2/5 है, माता जी बड़ी होगी और व्यक्ति छोटा होगा, 2/5 कर ली, ये प्रेजेंट में हो गया। अब उसके बाद कहता है 8 साल के बाद, 8 साल बाद हो गया, 8 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी, आधी मतलब 1/2, माता जी बड़ी होगी और ये 1 होगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोचिए, पहले 8 लिख देता है, किसी एक अनुपात का अंतर 1 हो जाएगा। अब कौन 2 दूना 4, 5 का ही 5, 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि माता जी की उम्र क्या है, माता जी की उम्र 5 है, 5 से गुना कर लेते हैं, ये 40 वर्ष उत्तर हो गया, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 13 पर आइए, 13 को समझिए। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहता है 13 सने की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, सने की आयु पिता की आयु का 6वां भाग है, मतलब ये 6 होगा तो ये 1 होगा, कुछ नहीं बोला तो ये प्रेजेंट। अब उसके बाद कहता है 10 साल के बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु का दुगुना होगा, मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, लेकिन 10 साल के बाद ये दुगुना होगा। अब कहता है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया होगा, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले,
यानी 2 साल पहले विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया था, इसका मतलब विमल अभी 10 साल का होगा। तो अभी 10 साल का होगा तो विमल का ये एज दिया है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 20, यानी 1 में 20 तो 2 में 40 हो जाएगा। विमल का 10 साल के बाद पिता की आयु 40 होगा तो वर्तमान में 30 है, वर्तमान में पिताजी का वैल्यू 6 है तो 6 में 30 तो 1 में हो जाएगा 5, इसलिए स्नेह की आयु क्या होगी 5 वर्ष। ये उत्तर होगा। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा खतरनाक टाइप का है, छोटा है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको तो फिर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 15 तो आपका बन जाएगा। 16 पर आते हैं, 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल कहते हैं एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिसमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। एक कक्षा का 3 सेक्शन है जिनमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। ABC ले लेते हैं। 3 सेक्शन है, इसमें 40 है, इसमें 50 है, इसमें 60 है। अब उसके बाद कहता है कि इसमें 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें 10% उत्तीर्ण हुआ यानी 10/100। इसमें बोला जा रहा है कि 20% उत्तीर्ण हुआ 20/100। इसमें 10% उत्तीर्ण हुआ 10/100। इसको हल कर लेते हैं, 0 0 ये खत्म। इसमें 4 गो उत्तीर्ण हुआ, इसमें आपका 10 गो उत्तीर्ण हुआ, इसमें आपका हो गया 6 उत्तीर्ण हुआ। तो कुल मिलाकर कितना उत्तीर्ण हुआ, यह 20 उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण का प्रतिशत हमको चाहिए 20 × 100 बटा कुल, तो कुल कितना है 90 छोड़ 150, 150 हुआ प्रतिशत चाहिए ना। हाँ, तो कुल कितने प्रतिशत यहाँ ऑप्शन में है तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं, हाँ हल करना है, इसको हल कीजिए। हल के 50 × 100 50 दिया। अब यहाँ पर 40/3 हो गया, 13.1 प्रतिशत, इतना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ। यही आंसर होगा 13.1 13.5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में 17 का, ये 17 कुछ समझिए। सवाल में 17 कहता है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि हो जाने पर बिक्री में 15% की कमी हो गई तो खिलौना के बिक्री में कुल कितना परिवर्तन हुआ। देखिए, खिलौना के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया तो 20% वृद्धि हो गया मतलब 20% प्लस हो गया। 20% का वृद्धि होगा तो इसके बिक्री में 15% की कमी होगी। 15% की कमी होगी तब कहता है कि खिलौने के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, इसको बनाना है। तो यहाँ पर सोचना है वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि है एक कमी है, तो वृद्धि और कमी है तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि वृद्धि और कमी प्लस माइनस माइनस होता है। बस सिर्फ यही ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस हो, इसको 2 तरह से बना सकते हैं आप सोचिए वृद्धि, ये वृद्धि हुआ ये कमी हुआ तो 20 ये माइनस हुआ, कमी माइनस हुआ। अब यहाँ पर प्लस माइनस फिर माइनस होगा, 20 × 15 कर लिए बटा 100, बस उत्तर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है x + y अब प्लस XY बटा 100, ये सूत्र पर लागू होता है। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि आप प्लस माइनस माइनस XY बटा 100, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद ये 0 20 5 100 कट गया, 5 × 15 हो गया तो 20 - 18 बराबर 2 आया प्लस में, तो इसलिए 2% की वृद्धि हो गया। यही आंसर होगा। या इसको ऐसे बना सकते हैं 20% वृद्धि के 120/100 कर लिए और 15% कमी को 85/100 कर लेंगे। अब ऊपर पर 102/100 आएगा मतलब 2% की वृद्धि हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा जो करना है कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल पढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 18 की ओर आइए। सवाल नंबर 18 कहता है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर खर्च करता है। 25% घर के किराए पर खर्च किया और 5% आपका 5% खाद्यान्न पर खर्च करता है। खाद्यान्न पर खर्च करता है तो यहाँ पर खर्च हो रहा है 5% ये। अब उसके बाद कहता है 10% कपड़ों पर, 10% कपड़ा पर और 2700 रुपये की बचत का कितना ख़त्म हो गया, 40% तो ये ख़त्म हो गया। तो 40% ख़त्म हो गया तो बचा कितना, यहाँ पर 60%, यहाँ पर 25 है, 5 है और 10 है, एक 15 छूट गया है, 15 छूट गया, 15 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना हो गया 5, अब ये 55% ये ख़त्म कर लिया तो बचाया ये कितना, तो 45% ये बचा लिया, तो 45% बचाया। तो यहाँ पर 45 जितना ख़त्म हो रहा है बस उसको ख़त्म करके जो रेस्ट बचेगा शेष में शेष लगा लिए। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% आपका यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो यहाँ पर ख़त्म कितना हो गया, 25, 5, 30, 10, 40, 40, 15, 55, तो 55 यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो बचाया कितना, 45 बचाया। यहाँ बचाता कितना, 27,000, तो 45,000
45 वैल्यू है 27,000 का। हमको पूछा जा रहा है कि मासिक आय क्या है। मासिक क्या 100 पर होता है, 100 पर आप निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 9 या 27, 3000 में काटिए, 9 × 5 = 45, इसको 20 बार में काट सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 60,000 आंसर हो गया। यह उत्तर 60,000 उसके मासिक आय 60,000 हो गया। अगले सवाल 19 पर आते हैं। 19 पर कहता है 5% एक मैच को 5% हानि पर बेची गई, यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता है। यह माइनस में या प्लस में, याद रखना प्लस माइनस आपका यह है। 5% हानि पर बेचा गया और 5% यहाँ पर आपका लाभ पर। उल्टा में एक लाभ और एक हानि, उल्टा में ये जुड़ता है, इसको जोड़ लेंगे, मतलब 5 × 5 = 10 हो गया। 10 वैल्यू है 8 का, 8 का है तो कुल टोटल 100 पर निकलता है, आंसर होगा 800। यह उत्तर हो जाएगा 800। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 पर आइए, 20 को समझिए। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल का था एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर, यदि वो 4% कम पर खरीदता, 10% लाभ को 110, 4% कम पर खरीदता मतलब 96 पर खरीदता है, तो उसे 18.3/4% का लाभ होता है। तो 18% को हटा दिए, तो 18.3/4 ये पूर्णांक में है, इसको हल कर लेते हैं। 18 × 72 = 75/100, प्रतिशत के लिए 100 हो गया, ये 4 हो, 25 × 75 2500 के 100, यानी 3/16 आ गया। तो इसको जब हल करेंगे तो ऊपर नीचे जुड़ता है, जो नहीं पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 19/16 आ गया, 19/16 के 16 × 96। अब इसको गुना करेंगे 114 आ गया। अब यहाँ पर कहता है कि 6 रुपया अधिक में बेचता, तो 6 रुपया इधर रुपया डाल दिए। फिर से सुनिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा 110। अब कहता 4% कम में खरीदता, मतलब 96 में खरीदता, और 6 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 18.3/4% का लाभ होता है। बस इसको तोड़ के इसमें सटा दिए, 114। ये दोनों का अंतर ये रुपया में कम करता है। तो अंतर कितने का गया 4, तो यहाँ रुपया कितना है 6, यानी 6 वैल्यू है 4 का, टोटल 100 पर निकालिए, आंसर हो गया। अब इसको हल करेंगे 25 × 25 के 150। जो नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होगा, जिस दिन हम पढ़ाएंगे क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये टेस्ट वाला है तो थोड़ा स्पीड में हमको चलना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर एक विक्रेता को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल बेचने पर कोई विक्रेता को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सोचिए 100 पेंसिल हम बेचने के लिए गए हैं, 20 पेंसिल हमको लाभ हो गया, तो बेच के आए हैं कितना, 80 पेंसिल बेच के आए हैं। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर आपका होगा लाभ गुना 180। यहाँ पर लाभ 20 हो गया, लाभ 20 गुना 100, 100 लेके गए हैं और 20 को लाभ हो गया, तो मतलब 80 बेच के आए। नीचे विक्रय मूल्य डालना पड़ता है, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 25% का लाभ हो गया, ये उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में ये 21 था, 22 पर आते हैं। 22 में 36 संतरा बेचने के लिए 4 संतरा घाटा लग गया। घाटा लग गया मतलब घर से ही लग गया, तो यहाँ 4 को घाटा लग गया तो हानि हो गया। हानि बराबर 4 गुना 100 बटा हानि हो गया, तो यहाँ पर कितना संतरा ज़्यादा लगा 40। हम 36 को बेचेंगे कि 4 को घटा लगे, मतलब 40 बेच के आए, या 10 बार में कट जाएगा, 10% की हानि हो गई, ये उत्तर हो गया। सवाल में यहाँ पर है 23 पर आए। 250 केले बेचने 50 केला का लाभ हो गया, तो 50 गुना 100, 50 गुना 100 बेच के आई कितना 200, 50 का फायदा आ गया तो 200 बिका, ये आपका 25% का लाभ हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में आपका है 24 नंबर सवाल का आता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 960 ग्राम तौल का प्रयोग करता है। 1 किलो में 1000 ग्राम, 960 ग्राम तौला, तो मतलब क्या 40 ग्राम फायदा हो गया। लाभ गुना 100 बटा विक्रय, कितना बेचा 960। बस इसी को हल करना, आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। उसी तरह अगला सवाल यहाँ पर कहता है एक आदमी, 25 नंबर सवाल कहता है एक आदमी वस्तु को खरीदते समय 10% घोटाला किया, मतलब 10% लाभ हो गया। बेचने शब्द भी 10% घोटाला कर लिया, मतलब 10% इसको भी लाभ हो गया। तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया 121 बटा 100, यानी 21% का लाभ हो जाएगा। ये आंसर हो। जो नहीं पढ़े लाभ हानि थोड़ा तकलीफ होगा, टेंशन मत लेना, सिर्फ देख लेना है कि सवाल ऐसा होता है। सिर्फ सवाल का दर्शन करके रखिए, जिस दिन हम पढ़ाएंगे आपको क्लास में उस दिन इसको उखाड़ फेंकिएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, समझ सारी चीज़ आ जाएगा समझ में, टेंशन नहीं लेना है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल ठीक है, बहुत अच्छा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल यहाँ पर कहता है 26 नंबर सवाल कहता है एक बेईमान
दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो वह 1 kg का स्थान पर कितना ग्राम तौलता है? ऑप्शन का सहारा लेना। पहला ऑप्शन है 960 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 940 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 925 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 900 ग्राम। देखिए, अगर हम 960 बेचेंगे 1 किलो पर 40 ग्राम फायदा होगा, 40 गुना 100 बटा बिक रहे 960, कभी भी इसको काट के आपका 11.1/9 नहीं आएगा। लेकिन इसको हल करते, इसको हल करेंगे 100 ग्राम फायदा हो गया, लाभ गुना 100 बटा बिक रहे, ये इसका मतलब 900 ग्राम बेचे तो 11.1/9% का लाभ हो गया, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा लेके बनाना है। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर आपका 27। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय को बेचता तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल का प्रयोग करता है, तो वो लाभ कितना कमाता है? तो सोचिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय को बेचता है, पहले उसको 10% लाभ हो गया, 10% वो पहले ही लाभ कमा लिया, मतलब 10% उसको फायदा हो गया, 10% फायदा हो गया, लेकिन वास्तविक माप से वह वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, यानी वास्तविक माप वहाँ मान लेते हैं 1000 हो गया, 20% कम तौला मतलब 80 तौला, तो 80 तौला मतलब 800 ग्राम तौला ना, 800 ग्राम तौला, तो उसको लाभ कितना होगा सोचिए, तो लाभ गुना 100, 200 ग्राम लाभ हो गया, तो लाभ गुना 100 बटा बिक रहा है 800 ग्राम लाभ हो गया, तो इसको 4 बार में काट सकते हैं, 25% का लाभ हो गया, तो 25% का लाभ हो गया, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं 25% लाभ मतलब 125%। बस इसी को हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे 125 गुना 11 करते हैं, तो इसको 125 गुना 11 ये 5 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3, अब 1375 हो गया और 1 0 के लिए यहाँ आ गया बटा 100, तो 100 से ज़्यादा कितना 37.5% की लाभ हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह हल करना 37.5। और दूसरा भी तरीका है, क्लास में हम सिखाएंगे इसी तरीका। और आगे आपका 28, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर उसका लाभ और 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, स्ट्रेट लाइन का सवाल है, ये सब सारे सवाल लाभ हानि का है। 28 नंबर सवाल कहता है किसी वस्तु का ये क्रय मूल्य हम डाल दिए, क्रय मूल्य के आगे लाभ है, कहता है 900 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना है। अगर यहाँ पर x का लाभ हुआ तो हुई हानि का दुगना है, ये हानि x हो जाएगा तो ये 2x होगा, मतलब टोटल लंबाई हो गया 3x, बीच में क्रय मूल्य, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 900 में 600 घटा 300, तो x बराबर आपको हो गया 100, x बराबर 100 हो गया, तो बीच में क्रय मूल्य है, तो 600 में x जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य 700। या आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, 900 में 2x घटा लिए 700, इसलिए क्रय मूल्य 700 आंसर हो गया। अगला 29 बन गया होगा, 30 बन गया होगा, और 30 से लेकर आपका टोटल यहाँ 35 तक बन गया होगा, ये सब सारी चीज़ें बता चुके हैं। और आपका हम 36 से चलते हैं, 36 से हम सवाल को बनाते हैं, 36 से हम समझा देते हैं, उसका फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा। 36 से आती है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 36 नंबर सवाल कहता है ABC 8 व्यक्ति है केंद्र की ओर, इसका नियम कहता है केंद्र की ओर बैठाने के लिए जितना आदमी उतना लकीर खींचती है, और उसके बाद जैसे डाटा कह रहा है वैसे सुनना है। उसके बाद कहता है केंद्र की ओर मुँह करके E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठता है। E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठता है, मतलब एक दूसरे के बगल में बैठेगा, E और G एक दूसरे के निकट बैठेगा, ठीक है। उसका आगे कहता है एक दूसरे के निकट बैठता है, D C के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, D C के दाहिना, C का दाहिना, जिधर बायां हाथ उधर दाहिना हमको चलना है, ये डायरेक्शन का उल्टा होता है। D C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, C के दाहिना पहला दूसरा तीसरा, D हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कहता है FH के बाएं दूसरे स्थान पर, FH के बाएं दूसरे, F जो है H के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसको हम कर लिए FH के बाएं दूसरा हो गया। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं है, तो C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं है, C जो है A के अगले स्थान पर कभी भी नहीं, या तो इधर या तो इधर, बगल में नहीं होगा, बगल में लिखती है। उसका कहता है जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर बैठता नहीं है, D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता, D जो है G के कभी भी अगले स्थान पर, मतलब G नहीं तो यहाँ बैठेगा, G यहाँ नहीं बैठेगा,
ठीक है, अगले स्थान पर नहीं बैठता। तो एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं मतलब, तो डी ना तो यहाँ बैठेगा और डी ना तो यहाँ बैठेगा, एच सॉरी ना, यहाँ पर कहता है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो डी का पड़ोसी एच नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, सी का भी पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एच यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एच यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। इतना डाटा आपको दिया है, इतना डाटा देने के बाद बस इसका प्रयोग आपको करना है, प्रयोग करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। सोचिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सोचना है कि ई के बगल में जी, एफ जो है एच के बाईं और तीसरा है, सोचना एफ एच के बाईं और तीसरा है, तो यहाँ पर सोचना है कि एफ जो है एच के बाईं और तीसरा है, तो यहाँ पर एफ बैठेगा, तो यहाँ पर एच के बाईं और तीसरा, अगर यहाँ पर एच बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर एफ बैठ सकता है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा है ना, हाँ दूसरा स्थान पर, क्योंकि एच तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, एच तो यहाँ खत्म हो गया, तो एच यहाँ पर बैठेगा तो एफ यहाँ पर बैठेगा, इसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एच ना तो यहाँ बैठेगा, ना तो यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, नहीं यहाँ बैठा, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं बैठा। अब उसके बाद सोचना है कि यहाँ पर कहा ई जी के बगल में बैठा है, तो ना तो ई है ना तो जी है, कहीं बगल में बैठा नहीं है, तो अब ए सी के बगल में बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर सोचिए कि ए ना तो यहाँ पर बैठ सकता, एच कहाँ कहाँ बैठ सकता है, सोचिए एच का यहाँ ऑप्शन खत्म, एच यहाँ खत्म, एच यहाँ खत्म, एच यहाँ खत्म, तो आपका एच का ऑप्शन बचता कहाँ है, एच का ऑप्शन यहाँ बचता है, और यहाँ एच तो यहाँ बैठ गया, एच के बगल में ये दोनों बैठ गया, ये क्लियर हो गया। अब उसके आगे यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है क्या, ए के बगल में सी नहीं बैठेगा, सी का ऑप्शन यहाँ खत्म, सी यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो सी नहीं बैठ सकता, तो सी यहाँ पर बैठ सकता है, सी, और यहाँ पर ई और जी दोनों बगल में बैठेगा, ई और जी दोनों अगल बगल में बैठेगा, पहले इसको बैठा लेते हैं, तो जी तो यहाँ नहीं बैठेगा, जी नहीं बैठेगा क्योंकि दोनों साथ ही साथ एक ही जगह यहीं मिल रहा है, जी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ई यहाँ बैठा दिए, जी यहाँ पर बैठ गया, ये क्लियर हो गया। अब ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, ए के बगल में सी नहीं बैठेगा, तो सी यहाँ ए नहीं बैठ सकता है, तो ए नहीं बैठेगा तो क्या, ए तो यहाँ ही बैठेगा, ए बैठ गया यहाँ पर, जब ए यहाँ बैठ गया तो अब बचा कौन, ए बी सी डी में यहाँ बी बच गया, तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब ये बैठ गया तो अब जैसा कहेगा वैसा बना लीजिए आप। सवाल कहता है ए और डी के बीच में कौन बैठा है, ए और डी, तो ए यहाँ पर है, डी है, तो ए और डी के बीच में एफ हो गया, आंसर हो गया। आरती श्रवण यहाँ पर सवाल आगे कह रहा है कि एफ के ठीक दाएं और कौन बैठा है, एफ का ठीक दाहिना, दाहिना इस तरफ होता है, एफ के दाहिना ए हो गया। उसका फिर बोलता बी और एफ के बीच में निम्नलिखित में कौन सा हो रहा, बी और एफ के बीच में एच और ए बैठा है, एच और ए आंसर हो गया। 39 नंबर कहता है बैठकी व्यवस्थित के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 के किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार अपना एक समूह का निर्माण करता है, इनमें से कौन एक ऐसा है जो इस समूह में सम्मिलित नहीं है, सी और एच, सी और एच, देखिए सी यहाँ पर है, एच यहाँ पर, एक छोड़कर एक है, ठीक है, बी और ए, तो बी और ए एक छोड़कर, ठीक है क्लियर है, एफ और ई, एफ और ई एक छोड़कर है, एकदम क्लियर है, डी और जी, तो डी और जी देखिए, तो डी और जी ये भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ए और सी, तो ए और सी देखिए, ए और सी के बीच में 2 आदमी है, 2 आदमी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ये 5 हो जाएगा, 40 का 5 हो जाएगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आइए, 40 का 5 आपका आंसर बिल्कुल सही है, 40 का 5। अगला उसी प्रकार से बैठा लेंगे, अगला सवाल 41 से लेकर आपका 42 तक हो जाएगा, 43 को समझा देते, 43 समझिएगा, 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भरने वाला है। 43 नंबर सवाल, यहाँ पर 43 का आता है ए बी डैश बी ए डबल ए बी से, फिर डैश है डबल ए बी सी बी, फिर डैश है ए बी सी बी डैश। देखिए इसमें काउंट करके पहले जोड़ा बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 का पेयर बना लेते हैं, या बिना पेयर का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 5 का पेयर भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 5 पार्ट का, 1 2 3 4 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 बन गया। अब 1 2 3 4 5, सोचिए यहाँ पर क्या है, ए बी,
ए बी सी है तो ए बी हो गया, सी की ज़रूरत है, ए बी सी बी ए बी सी बी ए, तो बी ए यहाँ पर हो गया, ए बी सी बी ए बी सी बी ए, बस यही भरा गया, ये आंसर हो गया। या झुंड को भी खोज सकते हैं, जैसा इच्छा हो सके, पेयर कभी कभी काम नहीं करता है तो झुंड भी खोज के बना सकते हैं। 44 नंबर आई, 44 नंबर है ए डैश डबल बी डबल ए, फिर आगे है बी डबल ए, उसके बाद डैश है बी डबल ए बी डैश है डबल ए बी। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है बी ए, तीसरा ऑप्शन है ए डबल बी ट्रिपल बी, चौथा है बी ए डबल बी, फिर आगे पांचवा भी है। ऑप्शन भी सोच सकते हैं या झुंड को खोजिए। देखिए क्या कहता है यहाँ पर आपका है ध्यान देना है कि आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा डबल बी डबल ए, तो यहाँ पर ए है तो ए है तो डबल ए यहाँ पर है, तो डबल ए यहाँ पर है तो यहाँ पर डबल ए होने की ज़रूरत है। डबल ए सब जगह, डबल ए सब जगह, लेकिन यहाँ पर ए है तो ये डबल ए हो गया। अब पेयर बना डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, बस ये भरा गया। तो ये ए बी बी उसका भरा गया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 45 नंबर है डैश है ए डबल ए बी है डैश सी डबल ए है डैश डबल बी सी डबल ए डैश बी डैश सी डबल ए। ऑप्शन पहला कहता है ए बी डबल ए बी, दूसरा है सी ए बी, तीसरा आपका है बी डबल सी डबल ए, चौथा है बी सी डबल ट्रिपल ए। ये कहा ऑप्शन भी सोच सकते हैं या जैसे सोचना है सोचिए। पहला ऑप्शन है ए रख के हम ट्राई करते हैं, डबल ए यानी ट्रिपल ए बी, तो ट्रिपल ए यहाँ पर ए डाल दिए तो ट्रिपल ए और यहाँ पर बी डालाएगा, तो ऑप्शन चेक करते हैं। ट्रिपल ए डबल बी सी, तो यहाँ पर ए है तो ट्रिपल ए डबल बी सी पूरा है, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर फिर आएगा ट्रिपल ए बी सी, तो यहाँ पर ट्रिपल ए डबल बी है ना, हाँ ट्रिपल ए डबल बी सी, बस ये होगा। ऑप्शन चल रहा है, हो गया। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाइए, जैसे बनाना बना सकते हैं। इसका तरीका होता है। अगला सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर आपका 46 नंबर सवाल कहता है यदि किसी घड़ी में 6:45 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री कोण हो। इसका सूत्र है 60h-11 m/2। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। h मतलब ये घंटा यहाँ 6 है तो 60 गुना 6 कर लेते हैं। 60 गुना 6 -11 गुना 45/2। बस इसको हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ माइनस में आ जाएगा, उसको खत्म कर लिए। उम्मीद करते हैं सारा सवाल अब बन जाएगा, सारे सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गया, तब तक के लिए ठीक सेंटर से जय हिंद।